जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 IT टूल्स की इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 10 की दूसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को काफी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा ताकि आसानी से आप एग्जाम में टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का एक प्रकार नहीं है? पब्लिक क्लाउड सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर्स या मर्ज्ड क्लाउड सर्वर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर्स? क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। ये क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है, जबकि पब्लिक, प्राइवेट और डेडिकेटेड ये तीनों आपके क्लाउड सर्वर्स के ही प्रकार हैं। पब्लिक क्लाउड सर्वर्स क्या होता है, इसमें जो यूजर्स हैं वो यूज़र हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्क को आपस में शेयर करते हैं। जो प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स हैं उसमें क्या होता है, ये एड ऑन के साथ अपने सर्वर को कस्टमाइज कर सकते हैं प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स, है ना। इसके अलावा ये फायरवॉल और इंटरनल होस्टिंग के माध्यम से स्टोर डेटा को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर जो डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के लिए पूरी तरह से निर्भर होते हैं, उसी के लिए बने होते हैं। यहाँ पर पॉइंट आउट भी मैंने किया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप रिवाइज भी कर सकें। अब नेक्स्ट, Did blockchain enable a centralized or a decentralized system for the exchange of value? क्या ब्लॉकचेन ने मूल्यों के आदान प्रदान के लिए एक केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत प्रणाली सक्षम की है? मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्या ब्लॉकचेन ने डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज दो में से कौन सी प्रणाली उसने, कौन सा सिस्टम उसने इनेबल किया है? आपके ऑप्शंस हैं डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, नन ऑफ द अबव या कैन नॉट से। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट, डिसेंट्रलाइज। ब्लॉकचेन ने डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इनेबल किया गया है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स क्या होता है या ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि ब्लॉकचेन क्या होते हैं। ब्लॉकचेन को हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक प्रकार की डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है और कई कंप्यूटर में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, जो अपने डिजिटल असेट हैं उनको स्टोर करके रखने का काम करती है। यह एक केंद्रीय प्राधिकरण के बिना काम करता है। मीन्स यहाँ पर कोई भी सेंट्रल है या गवर्नमेंट है उसका कोई भी आधिपत्य यहाँ पर नहीं होता है, उसके अंडर में काम नहीं करता है। और यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को पूरे नेटवर्क के द्वारा, मीन्स जितना भी नेटवर्क है पूरे नेटवर्क के द्वारा उसको माना जाता है। ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉकचेन टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आपका है पहला प्राइवेट ब्लॉकचेन, दूसरा है आपका पब्लिक ब्लॉकचेन, तीसरा है हाइब्रिड ब्लॉकचेन और चौथा है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। अब क्या होते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि निजी ब्लॉकचेन क्या होते हैं, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है वो क्या होते हैं। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो भी निजी या अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन प्रतिभागी हैं उनके चुनिंदा समूह तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाता है। मीन्स वहां पर अगर किसी को एक्सेस लेना है तो उसके लिए उसको स्वीकृति लेना पड़ेगा। जब तक आप पहले से सेंशन नहीं लेंगे तब तक वहां पर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं ये क्या करते हैं, डेटा पर बेहतर गोपनीयता और नियंत्रण प्रदान करते हैं। मीन्स इसके अंडर में जो भी डेटा आपका शेप रहता है वो बहुत ही गोपनीय रहता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं ताकि डेटा में किसी प्रकार की लीकेज ना हो। ठीक है। दूसरा है आपका पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन को हम बोलते हैं क्या,
सार्वजनिक ब्लॉकचेन या अनुमति रहित ब्लॉकचेन, है ना, मीन्स जिसमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, इसमें ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति की आवश्यकता कोई भी नहीं होती है। जैसे बिटकॉइन एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति लेन देन रख सकता है और नेटवर्क में सक्रिय रूप से भाग भी ले सकता है। ये जो आपका पब्लिक ब्लॉकचेन है ये आपका अत्यधिक डिसेंट्रलाइज्ड होता है ना, जिसमें कोई भी एकल इकाई नेटवर्क को नियंत्रित नहीं करती है। तीसरा है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन में क्या होता है कि यहाँ पर अनुमति प्राप्त और अनुमति रहित, है ना, मीन्स विद परमिशन और विदाउट परमिशन दोनों प्रकार के ब्लॉकचेन की विशेषताएं जोड़ी जाती हैं। तीसरा है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। इसके अंदर क्या होता है, यह एक प्रकार का हाइब्रिड ही ब्लॉकचेन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एक ग्रुप को ब्लॉकचेन नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन है। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का ही एक एप्लीकेशन है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, या फिर ये कहें कि बिटकॉइन एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है ना। और यह भी आपकी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। कैसी है? डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसमें कोई भी केंद्रीय बैंक या कोई भी सरकार उस पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है, मीन्स किसी का भी नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है। इसका आविष्कार कब हुआ या किसने किया? तो बिटकॉइन का आविष्कार हुआ था 2009 में। कब हुआ? 2009 में हुआ। किसके माध्यम से हुआ? तो सतोशी नाकामोटो नाम के काल्पनिक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। आविष्कार के बाद किसी को नहीं पता है कि यह व्यक्ति कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, बस एक नाम है जो वहाँ पर चल रहा है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो एक प्रकार से देखें तो बिटकॉइन का उपयोग बहुत ज़्यादा निवेश के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो रहा है। इसके अलावा कोई भी वस्तु है, कोई सर्विस उसको परचेज करना है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल संपत्ति है जिसे आप भौतिक रूप से छू नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन इसको स्टोर कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने गढ़ा? हु कॉइन दी टर्म्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स? केविन एस्टन, जॉन राइट, एडवर्ड जैमसन या जॉर्ज ग्रेटन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केविन एस्टन। केविन एस्टन ने सबसे पहले आईओटी शब्द को विकसित किया था। उन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। कब किया? 1999 में इसका उपयोग किया था। 1999 में केविन ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, जब वो वर्क कर रहे थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, तो वहाँ पर काम करते समय भौतिक दुनिया में वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने वाले नेटवर्क को डिस्क्राइब किया था। मीन्स एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पर वस्तुओं को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा सके, ऐसा नेटवर्क वहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट, वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब गढ़ा गया? व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइंड? 1998, 1999, 2000 या 2002? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, 1999। अभी मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का लक्ष्य नहीं है? बताइए। थिंकिंग ह्यूमनली, adapting to environment and situations, to roll over humans, real life problem solving। बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू रोल ओवर ह्यूमंस। मनुष्य के ऊपर राज करना ये एआई का टारगेट नहीं है। मनुष्य की तरह सोचना है, इन्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करना, सिचुएशंस को समझना, ये भी उसका लक्ष्य है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये भी उसका लक्ष्य है, लेकिन मनुष्य के ऊपर राज करना यह बिल्कुल भी उसका टारगेट नहीं है। पहला इसके जो टारगेट्स हैं इसको देखें तो इसको बोलते हैं इमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब मनुष्य की तरह नकल करके बुद्धि का विकास करना। जहां पर पहला है लर्निंग एंड एडॉप्शन, मीन्स एआई सिस्टम इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं जो डेटा के माध्यम से पढ़ते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, फीडबैक लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बिना समय गंवाए हुए बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा है रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना।
तो एआई का उद्देश्य है ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो इंफॉर्मेशन को क्या करे, वहाँ पर आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे, जो पैटर्न्स हैं उनको पहचान करे और उन सब का उपयोग किस लिए करे, उनको समझ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और डिसीजन लेने में, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य बहुत सारे एम्स यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं, जैसे टास्क ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या है, रिपीटेटिव टास्क है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग है। इस सब में क्या है कि एआई का लक्ष्य ये है कि एक ऐसी मशीन डेवलप की जाए जो बहुत सारी कंडीशंस को देखे और वहाँ पर उसको एनालिसिस करके और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डिसीजन को ले सके। यहाँ पर आप देखें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे हेल्थ केयर में, है ना, फाइनेंस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, इन सभी जगह पर एआई का उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है ना। इसके अलावा और भी यहाँ पर गोल्स हैं, मैंने नोट डाउन किए हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप समझ सकें कि एआई के टारगेट्स क्या हैं, किस प्रकार से वो काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है, बताइए। सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ सर्वर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर, SaaS सभी में लिखा है, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल होते हैं, कौन कौन से, PaaS, SaaS और IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। अब नेक्स्ट, P2P का मतलब क्या है, बताइए। P2P का मतलब क्या है, पीयर टू पीयर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पासवर्ड टू पासवर्ड या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, है ना, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर सामान्य क्लाउड सर्वर नेटवर्क की तुलना में बहुत सारे लाभ प्रोवाइड करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत बढ़ी हुई सुरक्षा सम्मिलित होती है, मींस यहाँ पर हाई सिक्योरिटी आपको मिलती है। और पीयर टू पीयर जो होता है यह आपका एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिफाइन करने का काम करता है, जहाँ पर कई कंप्यूटर एक पेयर के रूप में केंद्रीय सर्वर में जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा P2P नेटवर्क में जितने भी पीयर्स हैं वो क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों के हिसाब से कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस, टेबल, लैपटॉप, ऑर्डिनो या टैबलेट। तो देखिए, लैपटॉप भी आपकी इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो सकती है, ऑर्डिनो भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा है IoT डिवाइस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टेबल। टेबल आपकी IoT डिवाइस नहीं है ना। IoT डिवाइसेस जो भी होती हैं वो सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर, एक्चुएटर्स, इन सभी के साथ एम्बेडेड होती हैं, है ना। जैसे लैपटॉप भी है, ऑर्डिनो भी है, टैबलेट्स भी है, ये सभी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके माध्यम से चलाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, बिटकॉइन नामक डिजिटल ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किसने की थी, सतोशी नाकामोटो, निक सैजो या फिर ऑप्शन सी या फिर डी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सतोशी नाकामोटो ने ही बिटकॉइन नामक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 3 जनवरी 2009 को उन्होंने किया था। कब, 3 जनवरी 2009 को उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, एक लोकप्रिय ... टूल UiPath ऑर्गेनाइजेशन को दोहरावदार और अनावश्यक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। हिंदी शुद्ध हिंदी है, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अ पॉपुलर ... टूल्स UiPath प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस विद एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव एंड रिडंडेंट प्रोसेस, RAP, RPA, PR या फिर PRA। तो UiPath क्या है, आपका एक RPA टूल है ना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना,
एक पॉपुलर आरपीए टूल मीन्स रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल यूआई पैच जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस को दोहराने वाली और जो अनावश्यक प्रोसेसेस हैं उसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब आरपीए क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। आरपीए का मतलब है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो ऐसी टेक्निक्स हैं जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स का उपयोग करके जो काम रिपीट होने वाले हैं उन कामों को वो ऑटोमेटिक करने का काम करती है। ये रोबोट इंसान की तरह ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डेटा निकालते हैं और कार्यों को पूरा करते हैं। आरपीए का उपयोग करके कंपनियां अपने कार्यों को अधिक कुशलता और कम त्रुटियों के साथ पूरा कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए नोट डाउन भी है कि आरपीए का मतलब क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो ऐसी टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स का उपयोग करके जो काम रिपीट होने वाले हैं उनको ऑटोमेटिक चलवा सकती हैं और इन्हें हम बॉट भी कहते हैं, BOTS, है ना, बॉट्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है? एडोब, पेपल, गूगल जी सूट या ऑल ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो ये सभी क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग की ही अनुप्रयोग हैं, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एडोब का यूज कहाँ किया जाता है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एडोब का यूज किया जाता है आर्ट के सेक्टर में। कहाँ पर? आर्ट के सेक्टर में। पेपॉल का यूज़ कहाँ किया जाता है? यह आपका एक डिजिटल फाइनेंशियल ऐप है ना, जिसका ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए आप उपयोग करते हैं। ऐसे ही गूगल जी सूट जो है इसका उपयोग करते हैं स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, है ना, इस गूगल के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट, जब कोई 3D प्रिंटर परत दर परत मीन्स लेयर टू लेयर किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? What is the process called when a 3D printer creates an object layer by layer? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटरेक्शंस। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 3D प्रिंटर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए जान लेते हैं 3D प्रिंटर क्या होता है। तो 3D प्रिंटर एक नया प्रिंटर है जिसका उपयोग 3D में चित्रों को मीन्स फिगर्स को और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? इसका उपयोग 3D में चित्रों को मीन्स इमेजेस को और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3D प्रिंटर एक नए जनरेशन का प्रिंटर है जिसका उपयोग 3 डायमेंशनल फिगर्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि इस प्रिंटर में 3D में वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? उसे हम जानते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। 3D प्रिंटर का उपयोग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, है ना, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, इन सभी सेक्टर्स में किया जाता है। इसके अलावा जो पुरानी फिगर्स हैं, अगर आप पुरानी फिगर्स को फिर से डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम 3D प्रिंटर का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में ये जो प्रिंटर है ये आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स और क्रिएटिव लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। इसकी मदद से क्रिएटिव डिज़ाइन हम आसानी से कर सकते हैं। 3D प्रिंटर जो होता है इसके माध्यम से हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी छिपी हुई है उसको आसानी से हम बाहर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके हिसाब से आप अपनी इच्छानुसार कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो और जो बनी बनाई डिज़ाइन है उसको कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। इस प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि भाई 3D प्रिंटर का आविष्कार कब और किसने किया। तो इस प्रिंटर का आविष्कार 1984 में, कब? 1984 में चक हल के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, 1984 में चक हल के द्वारा किया गया। इस प्रिंटर का उपयोग करना बहुत ही आसान है और यहाँ से हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस भी कहते हैं, जो इनपुट के रूप में कंप्यूटर से डिजिटल डेटा प्राप्त करता है।
है ना। इसके अलावा यह प्रिंटर 3D मॉडल और 3D वस्तुओं को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस का उपयोग करता है। मीन्स अगर 3D मॉडल बनाना है या 3D वस्तुओं को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। तो ये था 3D प्रिंटर के बारे में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीन उपकरण कब विकसित की गई? When was the first numerically controlled machine tool developed? 1947, 1952, 1999 या 1979? सॉरी 1879। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में पहली न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन टूल डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, एआई एजेंट के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए। मूवमेंट एंड ह्यूमनली एक्शंस, परसीविंग एंड एक्टिंग ऑन द इन्वायरमेंट, इनपुट एंड आउटपुट या नन ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एआई एजेंट का प्रमुख कार्य है पर्यावरण को समझना और उस पर कार्य करना। आंदोलन करना, मानवीय क्रियाएं करना उसका कार्य नहीं है, इनपुट आउटपुट भी नहीं है, लेकिन पर्यावरण को समझना, उस पर कार्य करना, ये उसका कार्य होता है। अब नेक्स्ट, आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आईओटी डिवाइसेस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। आईओटी डिवाइस इंटरनेट का उपयोग करती हैं डेटा को कलेक्ट करने और शेयर करने के लिए, बिल्कुल सही है। IoT डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स। IoT डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर्स की आवश्यकता होती है। IoT डिवाइस यूज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी। IoT डिवाइस आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, ये भी सही है। IoT डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ, ये बिल्कुल नहीं सही है ना। पूरी तरह से सेफ है ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो IoT के बारे में ये कथन आपका गलत है ना, क्योंकि ये इंटरनेट का उपयोग करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो यहाँ पर खतरे भी हो सकते हैं। हैकर्स के द्वारा यहाँ पर डेटा को एक्सेस भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा की विशेषता है? लो वैल्यूम, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, लो वेलोसिटी या फिर लास्ट ऑप्शन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ये आपका बिग डेटा की विशेषता है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन करके काफी समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में क्या होता है? बताइए क्या होता है? हेडर एंड डिजिटल लेजर, बिटकॉइंस एंड इनपुट, ट्रांजेक्शंस एंड बिटकॉइंस, हेडर एंड ट्रांजेक्शंस? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन डी, हेडर एंड ट्रांजेक्शन, है ना। ब्लॉकचेन में हेडर एंड ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं। ब्लॉक मेटा डेटा से भरे हेडर और लेन देन की एक लंबी सूची से बना होता है। मीन्स जो ब्लॉक है वो आपके मेटा डेटा से भरे हेडर्स और ट्रांजेक्शन की एक लंबी सूची से, लंबी लिस्ट से बना होता है, जो इसके आकार का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं, है ना। जो आपकी जनरली ट्रांजेक्शन्स है कम से कम 250 बाइट्स लंबा होता है ना। और औसत ब्लॉक में कितने होते हैं? 500 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग क्या है? बताइए। व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? क्रिएटिंग 2 डायमेंशनल डिजाइंस, एडिंग लेयर्स टू क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन अ पेपर या प्रिंटिंग होलोग्राफिक्स इमेज? बताइए 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडिंग लेयर टू क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, है ना। 3 डायमेंशनल मीन्स 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लेयर को ऐड करना, यही आपका 3D प्रिंटिंग कहलाता है। 3D प्रिंटिंग है क्या? 3D प्रिंटिंग को हम क्या कहते हैं? तो 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल डिज़ाइन से 3 डायमेंशनल वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है? लेयर बाय लेयर एक एक चीज़ों को जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उससे हम क्रिटिकल साइज का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर, सेल्फ फोर्स या फ्लिपकार्ट?
तो देखिए IoT प्लेटफॉर्म पूछा है, तो ये भी आपका IoT प्लेटफॉर्म है, ये भी है, ये भी है, लेकिन फ्लिपकार्ट आपका IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। फ्लिपकार्ट क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है। क्या है? ई कॉमर्शियल साइट है ना, जिसका उपयोग हम ऑनलाइन सामान को खरीदने और बेचने के लिए भी करते हैं। अब नेक्स्ट, द UiPath RPA प्लेटफॉर्म recurring business process by utilizing advanced robotic capabilities। UiPath RPA प्लेटफॉर्म उन्नत रोबोटिक क्षमता का उपयोग करके आवर्ती व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बनाता है। क्या बनाता है? सेमी ऑटोमेट्स, ऑटोमेट्स, या फिर पार्शली ऑटोमेट्स, या नॉन ऑटोमेट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेट्स, है ना। ये उसको ऑटोमेटिक बना देता है, मीन्स जो प्रोसेस हो रहे हैं या जो अनावश्यक प्रक्रिया हमको बार बार करनी पड़ती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है RPA आपका UiPath के रूप में, जो ऑटोमेटिक्स वहाँ पर प्रोसेस को बनाता है, प्रोसेस को करने का काम करता है। अब ये कब डेवलप हुआ, कब फाउंड हुआ, ये भी आप जान लीजिए। तो 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में हुआ। और फाउंडर कौन है इसके? डेनिस, है ना, डेनियल डेनिस, ये इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं हैं? सिक्योरिटी, एबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, या ऑल ऑफ द मेंशंस। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की ही विशेषताएं हैं, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? यहां पर देखें तो डेटा को, जो भी हमारा डेटा स्टोर है वो सुरक्षित होता है और अनएथराइज एक्सेसों द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी है चीज़ें हैं, यहाँ पर आसानी से वो मेंटेन की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड का एग्जाम्पल है? Amazon वेब सर्विसेज, ड्रॉपबॉक्स, सिस्को वेबएक्स, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आपके क्लाउड के एग्जाम्पल हैं। क्लाउड को क्या कहते हैं? हम बादल ही कहते हैं ना, तो क्लाउड्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं AWS, Amazon वेब सर्विसेज के बारे में, कि Amazon वेब सर्विस क्या होती है। तो Amazon वेब सर्विस क्या है आपका, ये भी आप समझ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है ना, कि Amazon वेब सर्विस क्या है, ड्रॉपबॉक्स क्या है। तो Amazon वेब सर्विसेज क्या है? एक व्यापक विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो Amazon के द्वारा प्रोवाइड किया। किसके द्वारा? Amazon के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो सर्विसेज हमें मिलती हैं ये इस आधार पे चलती हैं कि जितना आप पे करेंगे उतना ही आपको यूज़ करना है, या फिर ये कह सकते हैं कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा बात आता है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स क्या होता है? तो ड्रॉपबॉक्स इंक द्वारा संचालित एक फाइल होस्टिंग सर्विस है। कैसी है? फाइल होस्टिंग सर्विस है, जो क्लाउड स्टोरेज, है ना, या फिर फाइलों को आपस में कंपेयर करना है, या फिर हमें कस्टमर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, तो वो काम यहाँ पर होता है। ड्रॉपबॉक्स कब डेवलप हुआ? इसके फाउंडर कौन है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो फाउंडर्स हैं वो कौन हैं? ड्रू हॉस्टन। और रिलीज कब हुआ? 11 सितंबर 2008 को। और डेवलपर कौन है? ड्रॉपबॉक्स ही इसके डेवलपर हैं। तीसरा है सिस्को वेबएक्स। तो सिस्को द्वारा वेबएक्स सिस्को सिस्टम की एक अमेरिकी सहायक कंपनी है जो सर्विसेज एप्लीकेशंस के रूप में वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और संपर्क केंद्र विकसित करती है और बेचने का काम भी करती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन इज अ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट मेक्स द रिकॉर्ड ऑफ एनी डिजिटल एसेट ट्रांसपेरेंट एंड अनचेंजेबल। ब्लॉकचेन एक पीयर टू पीयर वितरित लेजर तकनीकी है जो किसी डिजिटल संपत्ति के रिकॉर्ड को पारदर्शी और अपरिवर्तनीय बनाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ब्लॉकचेन आपका एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो रिकॉर्ड्स को, जो भी वहाँ पर हैं ऑनलाइन डिजिटल असेस्ट, उनको ट्रांसपेरेंट और अनचेंजेबल बनाती है। अब नेक्स्ट, बिग डेटा एनालिटिक्स में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? विच टेक्निक्स आर यूज्ड इन बिग डेटा एनालिटिक्स? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए?
तो बिग डेटा एनालिटिक्स के अंतर्गत जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है आपका मशीन लर्निंग। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग तकनीकी में कौन सा उद्योग अत्यधिक प्रभावित हुआ है? ऑटोमोटिव, बैंकिंग, एग्रीकल्चर या हॉस्पिटल? तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ऑटोमोटिव है ना, ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई हैं। अब नेक्स्ट, किसी एजेंट के उल्लिखित भागों में से आप AI के संदर्भ में किस हिस्से को सबसे मूल्यवान मानेंगे? Which of the mentions part of an agent would you consider to be the most valuable in terms of AI? Sensors and actuators, wheels and steering, arms and legs या all of the above? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, है ना, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। अब सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। तो आइए देखते हैं सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो सेंसर्स क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक मात्राओं जैसे कि टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, लाइट, स्पीड आदि को मापने का काम करता है। सेंसर के माध्यम से ही हम टेम्परेचर को माप पाते हैं, कहीं पर कितना प्रेशर है उसको माप पाते हैं, लाइट्स को, स्पीड्स को, इन सभी चीज़ों को मापने का काम करता है। यहाँ पर जो सेंसर होता है वो जो भौतिक राशियाँ हैं उनको मापता है और उन्हें इलेक्ट्रिक, है ना, सिंबल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे हम आसानी से उसको समझ पाते हैं। दूसरे जो एक्चुएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्चुएटर्स एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फिजिकल प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आमतौर पर सेंसर से प्राप्त जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनके आधार पर ही आपके एक्चुएटर्स काम करते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप एक्चुएटर्स का या सेंसर्स का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, है ना, जैसे कि कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया है वहाँ पर किया जाता है। या फिर देखें रोबोटिक्स में, तो रोबोटों में सेंसर वस्तुओं का पता लगाने के लिए और एक्चुएटर्स को वस्तुओं को स्थानांतरित मीन्स ट्रांसफ़र करने के लिए या हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं पर स्मार्ट होड सिस्टम में देखें तो जो सेंसर हैं वो टेम्परेचर, लाइट और इन सभी चीज़ों को मापने का काम करते हैं। वहीं एक्चुएटर्स जो हैं वो हीटर, लाइटिंग और जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑटोमोबाइल में जो सेंसर्स हैं वो जो हमारा इंजन है, इंजन की जो क्वालिटी है, उसका जो प्रदर्शन है किस हिसाब से कर रहा है, उसका जो स्पीड है उसको मापने का काम करता है। वहीं जो एक्चुएटर्स होते हैं वो ब्रेक को, है ना, या जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको मापने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंसर और एक्चुएटर्स किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, हैडूप बुनियादी बातों में मैप रेड्यूस क्या है? बताइए, मैप रेड्यूस क्या है? इन हैडूप फंडामेंटल्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग बिग डेटा, अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है या फिर अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग बिग डेटा। अब नेक्स्ट, छवि विश्लेषण के संदर्भ में इन टर्म्स ऑफ इमेज एनालिसिस दृश्य कोड में प्राथमिक स्तर के संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, सबसे स्पष्ट रूप से स्थिर फोटोग्राफी के उदाहरणों के लिए। इन टर्म्स ऑफ इमेज एनालिसिस इट इज important to attain to primary level signs in visual codes most often, for examples of still photography, true or false? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, जो आपका छवि विश्लेषण है मीन्स जो इमेज एनालिसिस है, इमेज एनालिसिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस कैटेगरी में? 3। कौन कौन सा? पहला है पोजीशन, है ना, पोजीशन इस कैटेगरी में। दूसरा है ट्रीटमेंट, क्या है? ट्रीटमेंट।
और तीसरा है कंटेंट। ध्यान रखिएगा, इन 3 कैटेगरी में इमेज एनालिसिस को डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट, डॉट 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 कीप ट्रैक ऑफ पोजीशन, निम्न में से कौन स्थिति का ध्यान रखता है? मोशन एनालाइजर, मोशन ट्रैकर्स, HMD या SMD? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोशन ट्रैकर्स, है ना, मोशन ट्रैकर्स। मोशन ट्रैकर्स और मोशन एनालाइजर क्या होते हैं, आइए इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। तो मोशन ट्रैकर्स क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो वीडियो में वस्तुओं या एलिमेंट्स की गति को ट्रैक करने का काम करती है ना। मीन्स किसी भी वीडियो में कोई भी चीज़ कितनी स्पीड से काम कर रही है उसको मापने का काम करती है, जिससे वीडियो एडिटिंग में जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, है ना, उसको काफ़ी अच्छा बनाती है, वहाँ पर सटीकता हमारी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका उपयोग जैसे कि फिल्म निर्माण, वीडियो गेम, इन सभी चीज़ों में काम किया जाता है। मोशन ट्रैकिंग जो है आपका कैसे काम करता है? तो मोशन ट्रैकिंग आपका विजुअल इफेक्ट्स के रूप में, वीडियो एडिटिंग में, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो विजुअल इफेक्ट में कैसे उपयोग होता है? तो मोशन ट्रैकिंग का उपयोग विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। जैसे किसी वस्तु को चलती हुए वस्तु के साथ जोड़ना है तो उसके लिए मोशन ट्रैकिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा, वीडियो एडिटिंग में, जैसे कि किसी भी वस्तु का अनुसरण करना है, उसके पीछे आपको ग्राफिक्स लगाने हैं, ग्राफिक्स जोड़ने हैं, वीडियो को यहाँ पर स्टैटिक कर देना है, या फिर आप देखें खेल विश्लेषण, है ना, जैसे कि खिलाड़ियों की गति या गतिविधियों को ट्रैक करना है तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स में क्या आता है ना, रोबोट को वस्तुओं का अनुसरण करने, उनके साथ बातचीत करने के लिए मोशन ट्रैकिंग का उपयोग करते हैं। या फिर 2D मोशन ट्रैकिंग, है ना, 2D वीडियो में वस्तुओं की गति को ट्रैक करता है। 3D मोशन ट्रैकिंग क्या करता है? 3D वीडियो में वस्तुओं की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है, मीन्स उसको मापने का काम करता है। या फिर प्लानर ट्रैकिंग या फिर मोशन कैप्चर, इन सभी चीज़ों में मोशन ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है ना। वहीं पर मोशन एनालाइजर क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट है जो मानव या वस्तु की गति को मापता है और एनालाइज करने का काम करता है ना, जिसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बायो मैकेनिक्स के क्षेत्र में भी इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है। अब नेक्स्ट, उस डिजिटल फाइल को क्या कहते हैं जिसमें 3D प्रिंटर के लिए निर्देश होते हैं? ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट, कोड या फिर जी कोड? व्हाट इज द टर्म फॉर डिजिटल फाइल दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर अ 3D प्रिंटर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी कोड, है ना। जी कोड होता है, क्या होता है इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा हम नोट डाउन कर देते हैं। तो जी कोड इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी कोड आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में उपयोग किया जाता है, मीन्स इसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 3D प्रिंटर्स को भी कंट्रोल करने के लिए जी कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, AI सिस्टम में लॉजिक्स को 2 प्रकारों में डिफाइन किया गया है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? इंडक्टिव लॉजिक्स, कॉमन लॉजिक्स, डिडक्टिव लॉजिक या मशीन लॉजिक? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? और इसके ऑप्शंस हैं ABCD, कौन सा होगा? तो इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक ये दोनों होते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों हैं आपके। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा AI एजेंट का गोल नहीं है? बताइए, AI एजेंट का गोल कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो परसुइंग डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से डेटा लेना समझना ये है। एडॉप्टिंग टू द इन्वायरमेंट एंड सिचुएशंस, है ना, पर्यावरण को समझना, वहाँ पर जो स्थितियाँ उसको समझना। एक्टिंग अपॉन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के हिसाब से एक्टिविटी को करना, उसके हिसाब से ढलना, चीज़ों को समझना, ये सभी है। लेकिन रिवर्सिंग द प्रीवियस परफॉर्म एक्शन, जो पिछली परफॉर्मेंस हो चुकी है उस एक्शन को वो रिवर्स नहीं कर सकता, बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकता है
है ना। मीन्स जो पहले क्रियाएं हो चुकी हैं उनको उलटने का पलटने का कोई काम नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली एआई एजेंट माना जाता है? सिंपल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट या यूटिलिटी बेस्ड एजेंट? बताइए, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली एआई एजेंट माना जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होते हैं उसको सबसे पावरफुल एजेंट कहा जाता है, क्योंकि यह यूजर्स की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो होता है यह ये भी देखता है कि जो यूजर है वो सेटिस्फाइड है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? लेजर कटिंग, इंजेक्शन मॉडलिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या CNC मशीनिंग? विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये थे लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।